नमस्कार दोस्तों, इंडो एक्वा फार्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयंती रोहू के विषय में, क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम अब ख़त्म हो रहा है और आने वाले 2 4 या 10 दिन के बाद से स्टॉकिंग टाइम भी स्टार्ट हो जाएगी 1 तारीख से। जो लोग नया कल्चर कर रहे हैं या फिर या जो फिश फार्मिंग को अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, उनकी स्टॉकिंग 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयंती रोहू के विषय में कि हम जयंती रोहू की फार्मिंग क्यों करें, हम अपने तालाब में रोहू को छोड़ के जयंती रोहू को क्यों डालें। दोस्तों, रोहू आईएमसी और कार्प की एक ऐसी ब्रीड है जो आईएमसी और कार्प में सबसे अच्छे प्राइस में सेल होती है। वो अगर आप रोहू की फार्मिंग करते होंगे तो आपको पता होगा। और लगभग जितनी मछलियाँ 1 केजी साइज़ में सेल होती हैं, उन सभी में लगभग सबसे अच्छे प्राइस में रोहू ही सेल होती है। अभी हमारे यहाँ 1 केजी साइज़ में रोहू 180 से 220 में सेल हो रही है होलसेल में, फॉर्म प्राइस में। लेकिन रोहू के साथ एक समस्या होती थी कि रोहू जो अन्य मछलियाँ होती थी आईएमसी और कॉर्प की, मृगल को छोड़ दे तो उन सभी में रोहू का ग्रोथ सबसे स्लो था, सबसे कम ग्रोथ होता था रोहू का। बाकी सभी मछलियों के मुकाबले रोहू को समय तैयार होने में अधिक समय लगता था। ये 1 केजी जाने में इसको 15 से 16 महीने लग जाते थे, या फिर ये कहें कि आपको 2 साल का टाइम देना पड़ता था इसको 1 केजी प्लस ले जाने के लिए। अगर आपने 1 साल पुराना सीड स्टॉक किया है तो फिर आपको 1 साल लग जाते थे, 9 महीने 10 महीने इसको 1 केजी जाने में। अगर आप स्टैंडर्ड सीड की स्टॉकिंग करते हैं अपने तालाब में तो उसके बाद भी इसको एक कल्चर पूरा लग जाता था 1 केजी जाने में। लेकिन जो नई ब्रीड है, जो नई हाइब्रिड है रोहू की, जो जयंती रोहू है, तो इसके साथ कुछ ऐसी समस्या नहीं होती हैं अगर आप जयंती रोहू की फार्मिंग करते हैं। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत बड़े बड़े फार्मर हैं जो जयंती रोहू के विषय में या कई ऐसी हाइब्रिड मछलियाँ जिनके विषय में नहीं जानते हैं, और कुछ एक जानते भी हैं तो उनको सीड के बारे में नहीं पता होता है कि जयंती रोहू का सीड कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, अगर आप जयंती रोहू की फार्मिंग करते हैं और अगर आपने सीड की क्वालिटी अच्छी रखी है, अगर आपका सीड पुराना सीड नहीं है, अगर स्टैंडर्ड सीड नहीं है, अगर 100 ग्राम का भी सीड नहीं है आपका, अगर आप 100 लाइन का भी सीड स्टॉक करते हैं जयंती रोहू का, तब भी वो आपके तालाब में एक कल्चर में 1 केजी प्लस चली जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे आईएमसी और कॉर्प में कई सारी ऐसी बीमारियां लगती हैं जो मौसम के चेंज होने से होती रहती हैं। तो जो नॉर्मल रोहू है उससे ज़्यादा ही इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता है। और अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो नॉर्मल रोहू से भी इसकी ग्रोथ रेट जो है, इसके जो बढ़वार है, वो सामान्य रोहू से 18 से 20% ज़्यादा है। और इसका एफसीआर भी पुरानी रोहू से कम आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मंडी में ले जाके सेल करते हैं तो ये जो जहां आप नॉर्मल रोहू को सेल करते हैं, अगर उसके साइड में अगर आप जयंती रोहू को सेल करते हैं तो इसकी शाइनिंग अच्छी होती है। और अगर आप इसको मार्केट में ले जाते हैं तो आपको अच्छा प्राइस मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि जब आप सीड लेते हैं, क्योंकि आपकी फार्मिंग वहीं से स्टार्ट होती है, तो जब आप सीड लेते हैं तो ज़्यादातर लोग सीड हेसरी या किसी अच्छे फार्मर से ना लेके वो सीधा ब्रोकर से लेते हैं। तो ब्रोकर को सीड क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है, उसको अपने कमीशन से मतलब होता है। अगर आप भी ब्रोकर से सीड लेते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो सीड जहाँ से दिला रहा है या जहाँ से सीड दे रहा है, उसके पीछे की जो लाइफ है वो कैसी है, वो सीड कैसे ब्रूडर का है, किस हेचरी का है, और सीड की एज कितनी है, उसको फीडिंग वगैरह कैसे कराया गया है। क्योंकि जब तक आप अपने सीड की क्वालिटी पे फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने सीड की क्वालिटी को अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्चर कभी भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जब आप अच्छी हेचरी से सीड लेते हैं तो वहाँ के ब्रूडर भी अच्छे होते हैं। और जो लोग हेचरी से सीधा सीड सेल करते हैं, उनको पता होता है वो सीड की क्वालिटी को अच्छा रखते हैं, क्योंकि उन्हें फिर आपको अगले साल भी सीड देना होता है, तो वो अच्छी क्वालिटी का ही सीड देते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि हम स्टॉकिंग कितनी कर रहे हैं अपने तालाब में। दोस्तों, ज़्यादा मछली डालने से आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। अच्छे से उनकी फीडिंग और मेंटेनेंस रखने से आप अच्छा प्रोडक्शन लेंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, स्टॉकिंग ज़्यादा कर देते हैं अपने तालाब में, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा सीड की स्टॉकिंग कर देते हैं। तो अगर आप अपने तालाब में स्टॉकिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका कल्चर कभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका सारा टाइम भी वेस्ट ही जाएगा। क्योंकि जब आप कम एरिया में ज़्यादा मछलियों की स्टॉकिंग कर, सबसे पहले तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगती है। और जो आप फीड यूज़ करते हैं उसके बाद भी आपके तालाब में नेचुरल फूड होता है जो मछलियाँ खाती हैं। तो अगर आपकी डेंसिटी ज़्यादा है, अगर आपने स्टॉकिंग ज़्यादा करी है, तो
वो फूड सभी मछलियों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं अच्छी हो पाती है। और मछलियाँ जब ज़्यादा तालाब में होती हैं तो तालाब में वेस्टेज भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कई तरह की गैसें तालाब में बनने लगती हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आप IMC या कार्प कर रहे हैं और अगर आपने तालाब में एरिएटर वगैरह नहीं लगाया, ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं रखी है, तो 4000 तक ही अपने तालाब में सीड की स्टॉकिंग करें। 4000 से 4500 तक ही अपने तालाब में सीड की स्टॉकिंग करें। और अगर आप IMC के लिए तालाब बना रहे हैं या बनवाने वाले हैं, तो कोशिश करें कि आपके तालाब का एरिया 1 एकड़ हो या उससे ज़्यादा हो। आपके तालाब का एरिया जितना बड़ा होगा IMC के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। बड़े तालाब में सिर्फ आपको एक ही प्रॉब्लम होती है कि जब आप मछलियों को निकालते हैं, जब हार्वेस्टिंग करते हैं, तब थोड़ा सा लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है। बाकी और सभी चीज़ों के लिए आपका बड़ा तालाब अच्छा रहता है, अगर आप IMC या कार्प की फार्मिंग कर रहे हैं तो। और अगर कैटफिश वगैरह की करते हैं तो छोटे तालाब में भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन IMC के लिए बड़ा तालाब ही अच्छा होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।